नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। एंट एसिड सबसे पहले था सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर आया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक सिम्टम को रोक रहे थे केवल, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो तो और खतरनाक हो गया था, वो और एसिड को रिलीज करता जा रहा था। फिर आए हमारे एंटी हिस्टामीन्स, जिन्होंने उल्टा इनके सिम्टम्स को भी रोका और कॉज को भी। लेकिन एंटी हिस्टामिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हिस्टामिन से हमारे बॉडी में एलर्जी भी होती है, जुकाम एंड ऑल, और हिस्टामिन से हमारे एसिड का रिलीज भी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एंटी हिस्टामिन एक ही काम करते हैं। कुछ एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक होते हैं, कुछ एंटी हिस्टामिन जो हैं हमारे एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड जो होते हैं वो होते हैं सिमरन ताज़ा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा आपने पढ़ा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, तीसरा है एंटी हिस्टामिन्स लाइक सिमरन ताज़ा, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, टेगामेट और जेंटेक। और एक शानदार सी चीज़, मतलब सिमरन मतलब सिमेटिडीन का नाम ही है ताज़ा, मतलब तो टेगामेट, और रेंटिडीन का एक नाम और है जेंटेक। अब इनका स्ट्रक्चर तो मतलब फ्यूरेन वाली रिंग जहाँ होगी वो होगा रेंटिडीन, और उसके अलावा इमिडाजोल के साथ एक ग्वानिडीन का सेगमेंट होगा, वो होगा सिमेटिडीन। तो इस प्रकार आपका एंटासिड खत्म होता है। आगे चलते हैं। आपका एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन जो है वो एंटी एलर्जिक भी होते हैं, तो जुकाम वुकाम इनके लिए, तो उसमें आता है ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। ब्रो मतलब ब्रोमोफेनड्रमिन, जिसमें ब्रोमीन होगा, फिनाइल होगा, अमीन होगा, और फिर इसी का एक नाम होता है डायमेटेप, और जो दिल और दिमाग है ये दोनों इसके नाम हैं। और उसके बाद आता है टर्फेंडिन तेरा साइलेंट, सेल्डेन, उसका एक नाम है सेल्डेन। ये एक तरह से ब्रो और टर्फेंडिन ये दो ही लोग हैं, लेकिन ब्रो के दो नाम हैं, दिल और दिमाग, और तेरा टर्फेंडिन का एक नाम और है सेल्डेन। वो पूरा ट्रिक है, ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। इस प्रकार एंटी एलर्जी खत्म होता है। इन दोनों के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। अगर आप सोचेंगे तो ये दोनों ही एंटी हिस्टामिन से, एंटासिड्स और एंटी एलर्जिक, लेकिन दोनों के रिसेप्टर्स अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों का काम अलग अलग होता है, भले ही एंटी हिस्टामिन हैं। आगे चलते हैं। ट्रैंकुलाइजर तो सब जानते हैं, नोरा का लेवल का काम है। नोरा ड्रिलिन, इसका काम है, अगर दिमाग में नोरा का लेवल बहुत कम हो जाए तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और थोड़ा कम हो तो आदमी को हाइपर टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन आता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक्साइटेड हो जाता है, फिर उसको हिप्नोटिक एजेंट्स या स्लीपिंग पिल्स दी जाती है। तो अगर कोई आदमी बिल्कुल नोरा का लेवल कम हो जाए तो उसको हम भेजते हैं आईपी कॉलेज में। आईपी इप्रोनोजाइट और फेनल्जिन, और आईपी कॉलेज में जाने के बाद उसमें दिल नहीं रहता, नारदिल, इसलिए पी को नारदिल भी बोलते हैं, फेनल्जिन को नारदिल भी बोलते हैं। फिर उसको आईपी कॉलेज में भेजने के बाद डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसको दी जाती है मैकेनिकल ब्रांच, MEC, मेप्रोबोमेट, इक्विनिल और क्लोरोक्स ऑक्साइड, जो भी मान लीजिए, और एक्साइटेड स्टेट में उसको दी जाती है VVS, वेरी वेरी स्पेशल, वेरोनल वैलियम सेरोटोनिन। और ये बार्बिट्यूरेट्स भी होते हैं, वो मतलब एक तरह से स्लीपिंग पिल्स ही हैं, एक तरह से हिप्नोटिक एजेंट्स ही हैं, अमाइटल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ट्रैंकुलाइजर के बाद आते हैं एनाल्जेसिक, हमारे पेन किलर दो टाइप के होते हैं, नशेड़ी, नॉन नशेड़ी, नारकोटिक, नॉन नारकोटिक। नारकोटिक वाले कौन से होते हैं? जो हम प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर लेते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक जो होते हैं आपके, एनाल्जेसिक नारकोटिक होते हैं जो नशेड़ी वाले, जो नशा करते हैं, दैट इज अ मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन। कोडेन बोल लो, मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन। मोर्फिन मिलता है ओपियम से, पता है आपको, और इसीलिए इसमें सोने का और सुहागा कि इसमें दो अल्कोहल ग्रुप होते हैं, दो अल्कोहल OH ग्रुप होते हैं, अल्कोहल नहीं, फिनोलिक ग्रुप होते हैं, दो OH ग्रुप और होते हैं मोर्फिन के अंदर, और कोडेन के अंदर एक OH होता है, एक OCH3 होता है, और हीरोइन के अंदर दोनों OAC होते हैं। असाइलेशन कर देते हैं तो आपका आ जाता है OAC। तो दो OH, एक OH, 0 OH। तो इस प्रकार आपने फंक्शनल ग्रुप भी याद कर लिए, स्ट्रक्चर भी याद कर लिए। फिर आते हैं नॉन नार्कोटिक, नॉन नशेड़ी, ये तो जो हम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज योर एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। पैराएसिटामोल मतलब पैरा पे एसिटामाइड लगा हुआ है, NHCOCH3 और OH, ऑल, देयर इज अ पैरासीटामोल। और एस्पिरिन आप सब जानते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड होता है OH और COH, और OH को असाइलेशन कर दो तो OCOCH3 बन जाएगा, दैट इज योर एस्पिरिन। तो इस प्रकार आपने अब तक एंटासिड्स, एंटी एलर्जिक, ट्रैंकुलाइजर्स और आप लोगों ने एनाल्जेसिक देख लिया है। अब आते हैं एंटीबायोटिक। ये क्या होते हैं? लो कंसंट्रेशन में हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को मार दे या रोक दे वाला जो काम करते हैं, वो होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले आई थी सल्वर्जन, अर्जन, आर्सेनिक लिंकेज।
तो एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज वाली बॉन्ड जो है उससे जो बना कंपाउंड है उसको बोलते हैं सल्वर्जन। सल्वर्जन को मैजिक बुलेट्स भी बोला गया था, लेकिन इसको खाते ही आदमी इतना मैजिक था कि ये आदमी मरने लगा था, टॉक्सिक हो गया था भयानक सा आर्सेनिक लिंकेज की वजह से। फिर आपका आया जो एक्चुअल उसके बाद आया दैट वाज द एजोडाई। हमने फिनॉल की डाई पढ़ी थी जो कि ऑरेंज कलर की होती है। ऑरेंज कलर की वो डाई आपके काम करती है, लेकिन उसको खाते ही सब ऑरेंज हो गया। इंसान खावे तो ऑरेंज, जावे तो ऑरेंज, इसीलिए फिर उसी को मिलता जुलता एन बॉन्ड थी, उसमें एजो बॉन्ड थी, इसीलिए उससे मिलता जुलता एक और गया प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल में भी एन बॉन्ड थी और वो सल्फा ड्रग था। सल्फा ड्रग की डिस्कवरी से बहुत सारी एंटीबायोटिक आने लगी। फिर फाइनली जो मेन चीज़ आई वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बाद कहानी चेंज हो गई, है ना। पेनिसिलिन के बाद उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन हाँ एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट में बांटा गया ऑन देयर फंक्शन, कि कुछ ऐसी हैं जो स्टैटिक, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है, बैक्टीरियोस्टैटिक, और कुछ ऐसी होती है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को मार ही देती है, ग्रोथ नहीं कराती, उनके मार देती है, उनको मार देती है बैक्टीरियाज को, दैट इज अ बैक्टीरियोसाइडल। स्टैटिक करने के लिए दुनिया में अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट स्टैटिक करना हो, रोकना हो, तो आप क्या करते हैं ईटीसी। तो स्टैटिक के लिए लेते हैं ईटीसी और मारने के लिए लेते हैं पाओ, ईटीसी पाओ, ईटीसी पाओ, ईटीसी एरिथ्रोमाइसिन, है ना, और टेट्राग्लाइसिन, और आपका क्लोरामफेनिकोल। पाओ में आके आपका हो गया पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लोक्सासिन। ये सारे आपके हो गए ईटीसी और पाओ। पाओ मतलब मार दो, ईटीसी मतलब रोक दो, दैट्स इट। अब आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। उसके बाद इनकी बैक्टीरिया के किस रेंज को कवर करते हैं। एक होता है ब्रॉड, जो बड़ी रेंज को कवर करते हैं, जो आपके जितनी भी दवाइयाँ आपको दी हुई हैं वो मोस्टली आपकी ब्रोड ही है। ऑफ्लोक्सासिन आपका ब्रोड है, क्लोरामफेनिकोल आपका ब्रोड है, लेकिन नैरो के अंदर केवल एक एग्जांपल दिया है, दैट इज पेनिसिलिन जी। तो आपको ध्यान रखना है। एक तीसरा होता है लिमिटेड, मतलब एक बड़ी रेंज को जो बैक्टीरिया को कवर करे वो है ब्रोड, जो बिल्कुल कम रेंज को करे वो है आपका नैरो, और बिल्कुल एक आध जिसको लिमिटेड किया यही करेगा उसको बोलते हैं आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा एंटीबायोटिक इसमें कवर होता है। फिर आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक के बाद आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के अंदर आपको जानते हैं फ्यूरेसिन, सल्फोरमाइसिन, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफोम, बोरिक एसिड जो कि आंखों के लिए यूज़ किया जाता है, डेटॉल। डेटॉल को याद करने का तरीका, डेटॉल दो से बना होता है। एक होता है आपका क्लोरोक्सिनॉल, एक होता है टर्पिनॉल। टर्पिनॉल में ओल अल्कोहल होता है, और क्लोरोक्सिनॉल में क्लोरोजाइलिन, क्लोरोक्सिनॉल। तो क्लोरीन, जाइलिन और ओल, मतलब जाइलिन बना लो मेटाजाइलिन, बीच में आ जाएगा Cl और उसके ऊपर आ जाएगा OH। तो आप इसमें रेजोनेंस एंड ऑल सारी कहानी कर सकते हैं। तो क्लोरोक्सिनॉल और टर्पिनॉल से मिलकर बना होता है आपका डेटॉल। फिर आपका डेटॉल के बाद आता है आपका बायोथायोनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोथायोनल में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो ये मतलब सल्फर होता है इसके अंदर, 4 इसमें क्लोरीन होते हैं। आप यो बना ले अपने हाथों से, 2 बेंजीन पे यो उल्टी साइड, एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इस तरीके से 4 Cl आ जाएंगे और बाकी सल्फर सल्फर आ जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं। तो बायोथायोनल में 4 क्लोरीन होते हैं, बायोथायोनल में 4 क्लोरीन होते हैं, और ये साबुन के अंदर डालते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। सो एंटीसेप्टिक यही है आपके सिलेबस के अंदर। और डिसइंफेक्टेंट, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन 0.1 या 0% में आपका फिनॉल अगर लेते हैं तो वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन थोड़ी सी 1% तक अगर आप ले गए तो वो आपका डिसइंफेक्टेंट है। तो फ्लोरिंग वाला जो पार्ट है मारने करने में, उसमें काम आता है डिसइंफेक्टेंट। आप जानते हैं। और आगे चलते हैं, दैट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। यहाँ पे नोरा के 2 भाई बहन हैं, एक है नोरी, एक है नोवा। नोवेस्ट्रोल और नोरेड्रिनॉन। तो नोरे और नोवा 2 हैं, भाई बहन हैं। ये दोनों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं। इनके अंदर आप ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आपको याद करना हो तो नोवेस्ट्रोल के अंदर फिनॉल होता है, नोवेस्ट्रोल के अंदर फिनॉल होता है, अल्कोहल होता है और अल्काइन होता है। नोवेस्ट्रोल में फिनॉल है, अल्कोहल है और अल्काइन है, दोनों का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। बस फिनॉल का टोटोमेरिक फॉर्म बना के एक अल्किन गायब करनी है तो आपका नोरी बन जाएगा। तो नोरी बनाना बहुत आसान है, बस फिनॉल का टोटोमेरिक फॉर्म मतलब कीटोन फॉर्म बन जाएगी, फिर एक अल्किन गायब कर दीजिए, ये आपका तैयार हो गया नोरी। तो नोरी और नोवेस्ट्रोल आपने देख लिया। आगे चलते हैं, दैट इज योर आर्टिफिशियल स्वीटनर। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर में 4 होते हैं। ससुवाली, ए ससुवाली ऐसे बोल सकते हैं, एस ससुवाली मतलब एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रोलोज और एलिटेम। ये इसी सीक्वेंस में लिखी गई है जिस सीक्वेंस में आपको इनकी आर्टिफिशियल स्वीटनर की वैल्यू जो इनकी कंपेयर टू कैन शुगर, गन्ने के कंपेयर में इनकी स्वीटनेस वैल्यू कितनी है, जैसे कि 100 इसी सीक्वेंस में ए सासुवाली, ए
सा मतलब सैकरीन, सू मतलब सुक्रालोज और अली मतलब एलिटेम। तो सो 100 मतलब 100 टाइम एस्पार्टेम इज अ एएस मतलब एस्पार्टेम, एस्पार्टेम इज अ 100 टाइम मोर स्वीटर देन कैन शुगर, देन सा सैकरीन, देन सू सुक्रालोज 600, 100, 550, 600, 2000। सो 550, 600 और 2000 ये वैल्यूज हो गई इनकी। तो 2000। और सबसे मीठा कौन है? एलिटेम। और सबसे बड़ा सुक्रालोज, सुक्रोज और क्लोरीन का मिक्सचर है सुक्रालोज। तो 3 क्लोरीन लगाने हैं, 2 फ्रक्टोज की रिंग पे, 1 ग्लूकोज की रिंग पे। सुक्रोज के अंदर आप 3 क्लोरीन लगाएंगे तो आपका बन जाएगा सुक्रालोज। और सैकरीन, आप सबको थैलीमाइड याद है, आप सबको याद होगा थैलीमाइड, बेंजीन CONH CO, थैलीमाइड गैब्रियल थैलीमाइड में, उसमें अगर एक CO की जगह SO लगा दो, S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, मतलब एक सल्फर को लगा दे, डबल बॉन्ड 2 आ जाएगी, तो ये आपका बन गया सैकरीन। कितना आसान हो गया स्ट्रक्चर। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज योर एस्पार्टिक एसिड, सब जानते हैं। देन आता है आपका फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। और लास्ट में जो एसिड बनता है, एसिड जो बच जाए, एक तरफ NH2 बचेगा, एक तरफ COH बचेगा, जो COH बचेगा उसका एस्टर बना लो, दैट इज योर एस्पार्टेम। कितना आसान हो गया। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानीन को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो एसिड बचा उसको आप एस्टर बना दीजिए, सो दैट इज योर एस्पार्टेम। तो ये 4 आपके हो गए, एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज और एलिटेम। इनकी वैल्यूज अपन ने याद कर ली, इनकी स्ट्रक्चर अपन ने एक बार को याद कर लिए। आगे चलते हैं, हमारा आता है फूड प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट बोलता हूं मैं केवल, आप सोडियम बेंजोएट देख लें, ये आपका काम हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट इज ऑल्सो अ फूड प्रिजर्वेटिव, दैट्स इट। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट साबुन पे। तो पूरे 12-15 मिनट में हमने जितना केमिस्ट्री एवरी लाइफ है वो हमने कवर किया। दैट इज नाउ इज अ सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन जो है, सोप आपको सीधा याद करना है C17H35CO-। आपको आ जाए C17H35CON, बोल दीजिएगा सोडियम स्टेरेट, ये आपका हो गया साबुन, देखते ही बोल दीजिए साबुन। फिर आता है डिटर्जेंट, 3 टाइप के होते हैं, कैटाइनिक, अनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक। सर आपने अनाइनिक को पहले क्यों रखा? क्योंकि जिस सीक्वेंस में याद करेंगे उसका आपका काम हो जाएगा। आप सुबह उठते ही जो काम आते हैं वही इसके यूजेज हैं। अनाइनिक उठते ही काम आएगा टूथपेस्ट के अंदर, है ना। कैटाइनिक उसके बाद नहाने जाएंगे, बालों में काम आएगा, हेयर कंडीशनर। और फिर आपकी डेली दिनचर्या में बर्तन मांजने में आपके काम आएगा डिश वॉशिंग। मेरे नहीं आता, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के आता है। तो ये 3 आपके हो गए। और इनके सर स्ट्रक्चर कैसे याद करें? तो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, जो इनका नाम है उतना उनका स्ट्रक्चर है। अनाइनिक मतलब इनका अनाइनिक पार्ट बड़ा होगा। अगर मैंने कभी बोला सोडियम लोराइल सल्फेट तो मुझे पता लग गया कि सर Na+ है, वो छोटा पार्ट है, तो बड़ा पार्ट क्या है? अनाइनिक हुआ, तो ये अनाइनिक हो गया। मैंने कहा ट्राइसिटाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड क्या हो गया? Br-, इसका मतलब जो इतना बड़ा पार्ट है ट्राइसिटाइल अमोनियम, ये पूरा क्या हो गया? कैटाइनिक, तो ये कैटाइनिक डिटर्जेंट हो गया। तो इस प्रकार आप नाम, और सर फिर नॉन आयनिक कुछ नहीं, एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल आप जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा, मतलब स्टेरिक एसिड और अल्कोहल जोड़ेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो जो आपका बनेगा दैट इज योर नॉन आयनिक। तो इनके यूज़ क्या हो गए सर? एक हाउस होल्ड वर्ग में, मतलब आपके टूथपेस्ट के अंदर। अगला आता है हाँ बालों में, हेयर कंडीशनर, मतलब अनाइनिक हाउस होल्ड, कैटाइनिक हेयर और नॉन आयनिक डिश वॉशिंग। इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका पार्ट कवर होता है। अब एक आखिरी चीज जो बचती है वो है ड्रग एंजाइम वाला पार्ट। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही आप ड्रग लेते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम होता है, एंजाइम के 2 काम होते हैं। एंजाइम पे होती है एक्टिव साइट, तो उस एक्टिव साइट पे जो रिसेप्टर होता है, वो जो आपका सबस्ट्रेट होता है, वो जाके लगता है और वो रिएक्शन को और तेज करता है। कैसे? कि आपका जो एंजाइम है वो उसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है रिएक्शन को कराने के लिए। तो अल्टीमेटली एंजाइम के 2 काम हुए। पहला काम सबस्ट्रेट को जगह देना, बाइंडिंग साइट। दूसरी चीज उस पर उसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना रिएक्शन कराने के लिए। लेकिन जैसे ही हम ड्रग लेते हैं, अब आता है ड्रग और एंजाइम का इंटरेक्शन। तो ड्रग जाकर उस बाइंडिंग साइट पे जाके जुड़ जाता है। सो दिस, ये जो ना, अब सबस्ट्रेट और ड्रग में लड़ाई हो रही है कि जाके मैं लड़ूंगा। अब अगर ड्रग जाके जुड़ गया तो इससे आपका जो, जैसे मान लो आपका सबस्ट्रेट था हिस्टामिन, आपने एंटीहिस्टामिन खाया, मान लीजिए आपने एसिडिक एंटासिड खाया, आपने सिमरन ताज़ा खाया, खाते ही एकदम से वो जाके एंजाइम में जाके उसने बाइंडिंग साइट पे जाके जुड़ गया, एक्टिव साइट पे जाके जुड़ गया, तो उसने compete किया सबस्ट्रेट के साथ। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज कम्पिटिटिव। जो रिसेप्टर्स या जो आप मान लीजिए जो लड़के वहाँ पहुँचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं,
एंजाइम के किसी एक छोटे से साइट पे जाके, जो कहीं और उस एक्टिव साइट के अलावा, जो उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जो किसी एक कोने में जाके लग गए। जैसे अगर आज आपको कोई चूटिया भरे एकदम से, तो आप क्या करेंगे, आपका शेप चेंज होगा। वैसे ही किसी और जगह जाके आप कोई जुड़ेगा, कोई ड्रग जाके जुड़ेगा, तो जो आपकी एक्टिव साइट थी उसका शेप चेंज हो जाएगा। उसका शेप चेंज होगा तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो जाके वहाँ नहीं जुड़ पाएगा। इस प्रकार आपने सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से जुड़ने से रोक दिया। ये था ड्रग और एंजाइम का इंटरेक्शन, ये है। और इस प्रकार आपने दो चीज सीखी, ड्रग जाके या तो सीधा सीधा वहाँ जुड़ जाए एक्टिव साइट पे, या फिर वो जुड़ जाए एलोस्टेरिक साइट पे, कोई और साइट पे, ताकि उसका शेप चेंज हो और बात काम हो जाए। ये था ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब आता है रिसेप्टर वाला पार्ट कि हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है कि हमारे को कुछ हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो मैसेंजर है, मैसेंजर जाके आपके प्रोटीन या जो भी उस पार्ट पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जाके जो जगह होती है, साइट होती है, वहाँ जाके जुड़ता है। जैसे ही वो जुड़ता है और जुड़ते ही उसका शेप, हमारे जो रिसेप्टर, उसका शेप चेंज होता है। शेप चेंज होते ही हमारे को मैसेज आता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो उस प्रकार हमारे मैसेज जो है हमारी बॉडी में पहुँचता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आया रिसेप्टर आया या मैसेंजर आया, जुड़ा साइट पे, शेप चेंज हुआ, मैसेज गया, मैसेज जाते ही वापस से वो निकल के चला गया। इस प्रकार वापस से उसने शेप वापस पा ली। ये एक प्रोसेस है जिससे हमारा मैसेज हमारी बॉडी तक, हमारे ब्रेन तक, हमारे मसल्स तक पहुंचता है कि ऐसा कुछ हुआ है। और आखिरी चीज़, यहाँ पे मैसेंजर के तौर पे दो चीज़ आती है, एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं, कई बार मान लीजिए हमारे हाथों में या किसी जगह कुछ काम बंद हो गया, हमारे जो मैसेंजर था वही हमारा रह गया, कि हम उसको मैसेंजर नहीं मतलब मैसेंजर की कमी हो गई। उस केस में हम एगोनिस्ट जो है वो क्या करता है, हमारे उस मैसेंजर की मिमिक करता है, उसी की कॉपी बना के हमारी बॉडी में जनरेट करता है और वो आगे जाके मैसेज पहुंचाता है। उनको बोलते हैं एगोनिस्ट। तो ये कई बार वहाँ काम आता है जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है उन नेचुरल मैसेंजर्स की जो ये काम करते हैं। और एक होता है एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट के उल्टे एंटी, जो जाके खुद जाके उस साइट पे जाके बैठ जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उस साइट को, जो आपकी रिसेप्टर वाली साइट है वो जाके ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे कहाँ काम आते हैं एंटागोनिस्ट? वहाँ काम आते हैं जहाँ हमें कई बार ऐसा होता है कि बॉडी को मैसेज नहीं पहुँचाना होता कि भैया ये हुआ है, कोई बात नहीं। ऐसे केस में एंटागोनिस्ट काम आते हैं जो जाके ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने ड्रग एंजाइम, रिसेप्टर और ये पार्ट, और पूरा पार्ट आपने केमिस्ट्री न्यूरो लाइफ एक पार्ट में कवर किया। धन्यवाद।